गरीब ससुराल वालों ने पहली बार खाया शाही पनीर। एक छोटे से किराए के मकान में सावित्री, मोहन, बड़ी बहू उमा, छोटी बहू काया, छोटा बेटा विजय और उमा का बेटा रोहन बैठे हैं। बड़ी बहू उमा विधवा है। घर में आर्थिक तंगी साफ झलक रही है। माँ जी, पूरा 1 महीना बीत गया है। मकान का किराया लेने साहूकार कभी भी आता होगा। हाँ बहू, समय का तो पता ही नहीं चला। आपस सिर पर खड़ी है। अरे तू विजय इस घर का बेटा है, इकलौता कमाने वाला है। तुझे अपनी जिम्मेदारियों का कोई एहसास है? तेरा बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। तुझे कुछ कमा कर तो घर में लाना चाहिए ना। ये बहुत ही नालायक और गैर जिम्मेदार निकला। हमारा बड़ा बेटा जब तक जिंदा था तब तक घर के सारे काम बिल्कुल ठीक से चलते थे। तभी उमा का बेटा रोहन अपनी माँ से, माँ मेरी स्कूल की फीस भी तो जमा करनी है। आज स्कूल में टीचर बोल रही थी कि यदि तुमने जल्दी फीस जमा नहीं की तो स्कूल से निकाल देंगे। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारी पढ़ाई बंद नहीं होगी। विजय कुछ तो बोलो। अरे बंद करो तुम लोग अपनी बकवास, मेरा दिमाग खराब मत करो। अपनी ये फालतू बकवास अपने पास ही रखो। कहाँ से ला दूं मैं पैसे? मेरे पास कोई खजाना नहीं है। विजय गुस्से में बाहर चला जाता है। तभी काया, उमा दीदी, मैंने कल ही पास के एक बड़े से बंगले में काम के सिलसिले में बात की है। मैं आज वहाँ काम करने के लिए जा रही हूँ। चाची मैं भी आपके साथ चलूं? वैसे भी स्कूल की छुट्टियां चल रही है तो घर में अकेले रहकर बोर हो रहा हूँ। ठीक है बेटा, चलो मेरे साथ। काया और रोहन दोनों घर से बाहर निकलते हैं और बंगले की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में एक बड़ा ढाबा आया जहाँ का रसोइया बड़े कढ़ाई में शाही पनीर बना रहा है। ढाबे के बाहर एक बड़ा सा बोर्ड लगा है। उसे देखकर रोहन, चाची देखो, इस बोर्ड पर लिखा है, वहाँ लिखा है कि पूरे इस गाँव का सबसे बेस्ट शाही पनीर यहाँ मिलता है। हाँ बेटा। चाची मैं तो रोज यहाँ से गुजरता हुआ देखता हूँ कि यहाँ पर शाही पनीर बनता है। ये शाही पनीर खाने में कैसे लगता होगा? बेटा ये शाही पनीर स्वाद में तो बहुत अच्छा लगता है। इसमें बहुत सारे मसाले और मलाई पड़ती है। चाची क्या सिर्फ अमीर लोग ही हमेशा शाही पनीर खाते हैं? हम जैसे गरीब लोग इसे नहीं खा सकते? नहीं बेटा, असल में शाही पनीर बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा लगता है, बहुत महंगा होता है, इसलिए इसे ज़्यादातर सिर्फ अमीर लोग ही खरीद कर खा सकते हैं। काया रोहन का हाथ पकड़कर सीधे मालकिन के बड़े बंगले में पहुंचती है। निधि हॉल में खड़ी उनका इंतजार कर रही है। आ गई तू? आ जल्दी आ, सारा काम निपटा। और सुन, आज हमारे घर पर कुछ खास मेहमान आ रहे हैं। तुझे मेहमानों के लिए रसोई में खाना भी बनाना है। रोहन वहीं एक कोने में बैठ जाता है। काया फुर्ती से बंगले के अंदर जाती है। वो झाड़ू लगाती है, बर्तन धोती है और पूरे घर में पोछा लगाती है। तभी निधि वहां आकर, आज मेहमानों के लिए तुम्हें शाही पनीर बनाना है। सारा सामान रसोई की टेबल पर रखा हुआ है। वैसे काया, तुझे शाही पनीर बनाना आता भी है या सिर्फ हाँ कह दिया? कभी बनाया है पहले? मालकिन सच कहूँ तो मैंने अपने घर में इसे बनाया तो कभी नहीं है। मुझे पता था। ठीक है, ये ले मेरा फोन, यूट्यूब में रेसिपी देख ले और बिल्कुल वैसा ही शाही पनीर बना ले। जी मालकिन, मैं देखकर ठीक से बना लूंगी। अब काया किचन में जाती है और रोहन भी काया के पीछे पीछे किचन के दरवाजे के पास जाकर खड़ा हो जाता है। काया रसोई में यूट्यूब पर देखकर पनीर के टुकड़ों को तेल में फ्राई करती है। मसालों और क्रीम का तड़का लगता है और पूरे किचन में बहुत ही लाजवाब खुशबू फैल जाती है। तभी रोहन, वाह चाची कितनी अच्छी खुशबू आ रही है इसकी। चाची प्लीज मुझे थोड़ा सा चखने के लिए दे दो ना। काया जैसे ही चम्मच से एक प्लेट में रोहन के लिए शाही पनीर निकालकर उसकी तरफ बढ़ाती है, वैसे ही निधि अचानक से पीछे आकर काया के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ खींच के मारती हुई, तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे पीठ पीछे चोरी? और इससे तुम मेरा महंगा शाही पनीर खिला रही थी? नहीं मालकिन, ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये बच्चा खुशबू सुनकर मुझसे थोड़ा सा मांग रहा था। तुझे तेरे काम के मैं पैसे देती हूँ ना, कोई मुफ्त में काम नहीं करा रही। ये पकड़ आज की तेरी मजदूरी के पैसे। मेहमानों को खाना बन गया है, अब तू यहाँ से चली जा। काया रोहन का हाथ पकड़कर बंगले से बाहर आ जाती है। दोनों अपने घर की तरफ चलने लगते हैं। रास्ते में रोहन काया से, चाची मालकिन ने तो हमें शाही पनीर भी नहीं दिया, लेकिन उन्होंने पैसे तो दिए ना, आप इन पैसों से दुकान से शाही पनीर खरीद लो ना प्लीज। नहीं बेटा, इतने कम पैसों में बाजार से शाही पनीर नहीं आ सकता। शाही पनीर बहुत महंगा होता है, इतने पैसों में तो सिर्फ घर के लिए दाल और चावल आ सकते हैं। काया रास्ते में एक दुकान से थोड़े से दाल और चावल खरीद कर घर पहुंचती है और रसोई में जाकर चुपचाप दाल चावल बनाती है। रात को भी वो सभी घर वालों की थाली में खाना परोस देती है। तभी विजय शराब के नशे में लड़खड़ाता हुआ घर के अंदर आता है और खाना देखकर गुस्सा करते हुए, क्या बकवास खाना है? खाने में आज भी दाल और चावल ही बनाई है तूने। मैं ये सूखा दाल चावल नहीं खाऊंगा, मुझे कुछ अच्छा खाना है।
रोज रोज यही सड़ा हुआ दाल चावल खिला देती है। मेरा दिमाग खराब करके रख दिया है तूने। घर में जितने पैसे थे उतने में सिर्फ यही आ सकता है, दाल चावल ही तो बने हैं, खा लो। मुझे ये सब मत सिखा। आज तू कहाँ गई थी, पहले मुझे ये बता। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं तो सुबह बंगले पर काम करने गई थी ताकि घर का खर्च चल सके। अरे तू झूठ बोल रही है। आज मेरा दोस्त मुझे बता रहा था कि तू काम के बहाने अपने किसी बॉयफ्रेंड से मिलने गई थी। विजय की ये घटिया बात सुनकर सावित्री गुस्सा होते हुए, जय कैसी बातें कर रहा है तू अपनी बीवी से, तुझे थोड़ी बहुत शर्म आनी चाहिए। तेरी बीवी ऐसी वैसी औरत नहीं है, वो बेचारी काम करके जैसे तैसे घर को चलाती है। माँ, मुझे मत बताओ कि वो कैसी है और कैसी नहीं है। मेरा दोस्त मुझे हमेशा इसके चक्करों के बारे में बताया करता है। विजय, तुम दूसरों की फालतू बातों में आकर अपना हंसता खेलता घर बर्बाद मत करो। काया बिल्कुल ऐसी नहीं है, वो बहुत संस्कारी है। जो बना है चुपचाप खाना खा लो। मुझे नहीं खाना तुम लोगों का ये घटिया खाना, अपने पास ही रखो इसे। विजय गुस्से में अंदर कमरे में चला जाता है और सो जाता है। तब मोहन काया से, बेटा काया, उसकी बात छोड़ तू अपना दिल छोटा मत कर। चल तू खुद खाना खा ले और आराम कर। काया सभी के साथ खाना खाती है। उसके बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में जाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह विजय घर से बाहर निकलता है और उसकी मुलाकात उसके दोस्त प्रभात से होती है। और भाई विजय, क्या हाल है यार? आज भी चल मेरे साथ, वो मंडी में बोरी उठाने का काम कर लेते हैं। बोरी ढोने से कुछ नकद पैसे मिल जाएंगे। हाँ ठीक है भाई। दोनों दिन भर मंडी में जाकर भारी बोरियां ढोने का काम करते हैं। शाम को ठेकेदार उन्हें थोड़े पैसे मजदूरी के लिए दे देता है। पैसों की तरफ देखते हुए प्रभात, विजय, आज अच्छे पैसे मिले हैं, चल आज रात को जमकर दारू पियेंगे, मजा आ जाएगा। नहीं यार प्रभात, मैं सोच रहा हूँ कि आज दारू न पीकर इन पैसों से घर के लिए थोड़ा सा राशन ले जाऊँ। अरे यार विजय, तू भी क्या बच्चों जैसी बातें करता है? तेरी बीवी तो है ना बाहर कमाने के लिए, वो पैसे भी बहुत कमा लेती है। क्या मतलब? तुझे पता है, कल मैंने खुद अपनी आंखों से तेरी बीवी को रास्ते में देखा था। वो एक सब्जी वाले से बहुत हंस हंस कर बात कर रही थी। ये तेरी बीवी तो हर गैर मर्द से हंस हंस कर बात करती है। पता नहीं उसके दिमाग में क्या चलता रहता है। क्या वो सब्जी वाले से हंसकर बात कर रही थी? हाँ यार, मैं सच कह रहा हूँ। तू तो सीधा है, पर तेरी बीवी के लक्षण ठीक नहीं है। हाँ यार प्रभात, तू बिल्कुल सही कहता है। मेरी तो किस्मत ही खराब है बीवी के मामले में, कि वो मेरे प्रति वफादार नहीं है। ठीक है भाई, चल आज दारू ही पीते हैं। दोनों शराब के ठेके पर जाते हैं। विजय ने दिन भर बोरी ढोकर जो भी पैसे कमाए थे वो सारे पैसे दारू पीने में वो उड़ा देता है। शराब के नशे में धुत होकर वो प्रभात से, प्रभात, मेरी बीवी जिस बंगले में काम करती है मुझे उस जगह का पता मालूम है। जरा मैं आज वहां जाकर उसको देखता हूँ वो करती क्या है। विजय लड़खड़ाते हुए उस बंगले पर पहुंचता है जहाँ काया अंदर आंगन में फर्श पर पोछा लगा रही है। विजय जोर जोर से चिल्लाते हुए, कहाँ है मेरी बीवी? कहाँ छुपी है मेरी बीवी? बाहर निकालो उसे। निधि बाहर आकर विजय को डांटती हुए, अरे कौन है तू? यहाँ क्यों चिल्ला रहा है? तमाशा खड़ा क्यों कर रखा है यहाँ पे? मैं उसका पति हूँ, बुलाओ उसे बाहर। आज मैं उसका हिसाब करूंगा। शोर सुनकर काया हाथ में पोछा लिए घबराती हुई बाहर आकर, क्यों हंगामा कर रहे हो यहाँ आकर? जाओ यहाँ से, भगवान के लिए चले जाओ। चल हट, तू हमसे झूठ बोलती है। तू कल रास्ते में सब्जी वाले से हंस हंस कर बात कर रही थी। मेरे दोस्त प्रभात ने मुझे सब बताया है। वो प्रभात सरासर झूठ बोलता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप प्लीज यहाँ से जाओ और मुझे शांति से अपना काम करने दो। यहाँ हंगामा मत करो, मेरी नौकरी चली जाएगी। करूंगा हंगामा, तूने मुझे धोखा दिया है, तू धोखेबाज है। काया, यही सब नाटक कराने के लिए तू यहाँ आती है क्या? मैं अब तुझे अपने घर पर काम पे नहीं रखने वाली। चल तू भी निकल यहाँ से। अपने इस पियक्कड़ पति के साथ जा और आज के बाद इस बंगले में दोबारा कदम मत रखना। मालकिन काया को धक्का देकर बंगले से बाहर निकाल देती है। काया रोते हुए विजय के साथ सड़क पर आती है। तब विजय, अब बता मुझे, तू सब्जी वाले से क्यों बात कर रही थी? मैं आपको कितनी बार समझाऊं कि ऐसा वैसा कुछ नहीं है। मैं तो बस उस सब्जी वाले के घर के लिए सब्जी खरीद रही थी। मुझे सब पता है कि तू एक नंबर की धोखेबाज औरत है। धोखेबाज मैं हूँ या तुम हो? तुम मुझे इस पूरे गांव में कहीं भी शांति से काम नहीं करने देते। जहाँ भी मैं काम करने जाती तो वहाँ शराब पीकर पहुँच जाते हो और हंगामा करके मेरा अच्छा भला काम बंद करा देते हो। कभी तुमने अपने दिमाग में सोचा भी है कि घर का खर्च आखिर कैसे चलेगा? काया और विजय बहस करते करते अपने घर वापस आ जाते हैं। सभी लोग हॉल में बैठे हैं। उमा काया को देखकर, काया क्या हुआ? तुम आज कुछ लाई हो आज रात का खाना बनाने के लिए?
भाभी, आज भी ये मेरे पीछे पीछे वहीं पहुंच गए। उन्होंने वहां आकर इतना हंगामा किया कि मालकिन ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। उमा भाभी, मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, इसको बाहर कमाने के लिए मत भेजा करो। मुझे इसका बाहर जाना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर कौन जाएगा बाहर कमाने? तू मुझे ये बात बता दे। बड़ी बहू उमा हम बीमार बुड्ढों की घर पर देखभाल करती है और तू बूटी कौड़ी कमाता नहीं है। तेरा बड़ा भाई अब इस दुनिया में नहीं है। ऐसे में अगर छोटी बहू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? ये सब मुझे नहीं पता। कोई मरे या जिए, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। बस ये बाहर काम पर नहीं जाएगी। अरे विजय, तू अपनी ये रोज रोज की बकवास और हंगामा करना बंद करेगा या नहीं? मुझे बस इतना बता दे। जब ये बाहर जाना और कमाना छोड़ देगी, मैं भी घर में हंगामा करना छोड़ दूंगा। विजय चिढ़कर अपने कमरे में चला जाता है। सावित्री अपना सिर पकड़कर बैठ जाती है। हे भगवान, इतना नालायक और बददिमाग लड़का हमारे घर में कैसे पैदा हो गया, जिसने पूरे घर का जीना हराम कर रखा है। खैर, वैसे ये सब छोड़, बड़ी तेज भूख लगी है। बहू, कुछ खाने का इंतजाम है क्या घर में? माँ जी, घर में थोड़ा सा आटा बचा हुआ है, मैं उसकी सूखी रोटी बना देती हूँ। घर में सब्जी तो कुछ भी नहीं है। ऐसा करती हूँ कि थोड़ी सी पतली दाल बना देती हूँ। आज हम सब दाल रोटी खाकर ही पेट भरेंगे। ठीक है बहू, जो भी है बना ले, भूखे रहने से तो अच्छा ही है। बड़ी बहू खाना बनाने के लिए रसोई के अंदर चली जाती है और दाल रोटी बनाकर सबको खिलाती है। अगले दिन काया सुबह सुबह आंगन में खड़ी होकर सावित्री से बात करते हुए, माँ जी, अब वो बंगले वाली मालकिन मुझे दोबारा काम पर नहीं रखेगी। मैं सोच रही हूँ कि हमारे मोहल्ले का जो सबसे बड़ा ढाबा है वहाँ जाकर काम मांग कर देखती हूँ। सुना है वहाँ बर्तनों के लिए कामगार चाहिए। अरे बहू, पर उस ढाबे का सेठ धनलाल तो बहुत ज्यादा घमंडी है और कड़क स्वभाव का भी इंसान है। वो तुझसे ठीक से बात भी नहीं करेगा। कोई बात नहीं माँ जी, इस गरीबी में गरीबों को तो कोई कुछ भी कह सकता है। हमें पेट पालने के लिए सब सहना पड़ता है। अगर वहाँ काम मिलेगा तो मैं उसका घमंड सहने को भी तैयार हूँ। काया घर से निकलकर मोहल्ले के ढाबे पर पहुँचती है। ढाबे का सेठ धनलाल अपनी गद्दी पर बैठा हुआ है। काया उसके पास जाकर, धनलाल जी, मुझे अपनी ढाबे पर काम पर रख लीजिए। घर में बहुत तंगी है। कोई भी काम हो तो बता दीजिए, मैं कर लूंगी। काम तो है, वो पीछे बहुत सारे झूठे बर्तन रखे हैं, उन्हें धोना है। लेकिन मैं पहले ही बता देता हूँ, ज्यादा पगार नहीं दूंगा। बस पूरे दिन भर के बर्तन धोने के 50 रुपए दूंगा। मंजूर है तो बोलो। ठीक है सेठ जी, मैं उतने पैसों से ही यहाँ काम कर लूंगी। ठीक है, तो फिर जाओ उधर कोने में बर्तन का ढेर लगाए, जल्दी से धोना शुरू कर। काया पीछे जाती है और बर्तन धोना शुरू करती है। थोड़ी देर बाद सेठ धनलाल अपने रसोइये पर जोर से चिल्लाते हुए, अरे भाई, उन सामने वाले ग्राहकों को शाही पनीर लगाओ, जल्दी जल्दी, देर मत करो। काया बर्तन धोते हुए टेबल पर बैठे लोगों को देखती है जो बड़े चाव से गर्मा गर्म शाही पनीर खा रहे हैं। वो मन ही मन उदास होते हुए, मेरा पूरा परिवार इस महंगे शाही पनीर को खाने के लिए कितना तरसता है। काश मैं अपनी जिंदगी में उन्हें कम से कम एक बार तो भरपेट शाही पनीर खिला पाऊँ। ऐसा सोचते हुए काया सारे झूठे बर्तन धोकर चमका देती है। काम खत्म करके वो धनलाल के पास जाकर, सेठ जी, पीछे के सारे बर्तन धुल गए हैं। ठीक है, अब झाड़ू पोछा उठाओ और पूरे ढाबे की साफ सफाई कर ले। काया ढाबे में झाड़ू लगाने लगती है। तभी स्कूल से लौटते समय उमा का बेटा रोहन दौड़ता हुआ ढाबे के अंदर आकर, चाची चाची, मैं आपको ढूंढ रहा था। आज से आप इस बड़े ढाबे पर काम कर रही हो क्या? हाँ बेटा रोहन, मैं यहीं काम कर रही हूँ। सर चाची, अब तो आप इतने बड़े शाही पनीर वाले ढाबे पर काम करती हो, तो आज तो हमको पक्का शाही पनीर मिलेगा ना खाने के लिए। आप शाम को घर पर हमारे लिए लेकर आओगी ना? बेटा तू अभी चुपचाप घर जा, अगर हो सका तो शाही पनीर लाऊंगी। रोहन वहाँ से चला जाता है और घर पहुंचकर अपनी माँ और दादी से ललचाते हुए, माँ दादी, आज शाम को पक्का चाची ने घर पर शाही पनीर लेकर आएगी। उन्होंने मुझसे वहाँ ढाबे पर वादा किया है, आज हम सब शाही पनीर खाएंगे। अच्छा अच्छा बेटा, ठीक है। शाम के समय ढाबे पर काया अपना सारा काम खत्म करके सेठ धनलाल के पास अपनी मजदूरी लेने के लिए खड़ी होती है। धनलाल उसे 50 का नोट थमाता है। सेठ जी, मुझे इन पैसों के बदले थोड़ा सा शाही पनीर दे दीजिए। मेरे घर वाले ये खाकर बहुत खुश हो जाएंगे। शाही पनीर? तुझे थोड़ी बहुत शर्म नहीं आती इस महंगी शाही पनीर का नाम अपनी जुबान पर लेते हुए? अरे शाही पनीर का नाम भी बहुत महंगा है। तुम जैसे 2 कौड़ी के गरीबों के मुंह से वो नाम अच्छा नहीं लगता। तेरी 50 रुपए मजदूरी पकड़ और दफा हो यहाँ से। ठीक है सेठ जी, गलती हो गई है। काया 50 रुपए लेकर ढाबे से बाहर जाती है। काया थोड़ी आगे चलती है और गली के कोने पर बनी एक छोटी सी किराने की दुकान पर पहुंचकर, चाचा घर के लिए थोड़ा सा राशन दे दो, थोड़ी सी दाल और थोड़े से चावल तोल दो। काया भुवन के हाथ में 50 का नोट रखती है। भुवन नोट देखकर मुस्कुराते हुए,
अरे बेटे, तुम इस 50 रुपए के नोट में पूरे घर का राशन लेने आई हो। इतने में तो कुछ नहीं आता आज के जमाने में। चाचा बस मेरे पास इस समय इतने ही पैसे हैं, पूरे दिन की मजदूरी यही है, जितना आ सकता है उतना ही दे दो। भुवन दया भाव से काया को दाल चावल की मात्रा थोड़ा बढ़ाकर पन्नी में भरकर काया को दे देता है। वो आगे बढ़कर बड़े प्यार से काया के सिर पर हाथ फेरते हुए, बेटा मैंने इस पन्नी में थोड़ा ज्यादा ही राशन दे दिया है। मैं जानता हूँ तू बहुत मेहनती और भली लड़की है। भगवान तुझे बहुत सुख दे और हर काम में कामयाब करे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। काया जैसे ही राशन लेकर दुकान से पलटती है, गली के मोड़ पर विजय का दोस्त प्रभात खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। वो सब कुछ देखकर मन ही मन, अच्छा, तो आज फिर ये यहाँ किसी दूसरे आदमी से हंस कर बातें कर रही है। अब तो बूढ़ों को भी नहीं छोड़ रही। प्रभात तुरंत वहां से भागता है और विजय के पास जाता है, जो सड़क पर ठेला धकेल कर 100 रुपये कमाता है। प्रभात उसके पास आकर, अरे चल भाई, आज तूने भी कमाया और मैंने भी। चल आज रात को दारू की दुकान पर चलते हैं और दारू पीते हैं। नहीं यार प्रभात, आज मेरा दारू पीने का बिल्कुल मन नहीं है। मैं आज इन पैसों से घर के लिए राशन ले जाना चाहता हूँ। अरे तू अपनी बीवी के लिए फालतू में परेशान हो रहा है। भाई तुझे कुछ पता भी है, तेरी बीवी पीठ पीछे क्या गुल खिला रही है। मैं अभी अभी उसे किराने की दुकान पर एक बूढ़े दुकानदार के साथ देख कर आ रहा हूँ। क्या क्या बकवास कर रहा है तू? अरे भाई मैं सच कह रहा हूँ। जवान तो जवान, अब बूढ़े आदमियों को भी वो नहीं छोड़ रही है। आज वो बूढ़ा आदमी खुलेआम दुकान पर उसके सिर पर हाथ फेर रहा था, उसकी कमर में हाथ लगा रहा था और वो उससे बहुत हंस के बातें कर रही थी। इसी चक्कर में उस बूढ़े ने उसे बहुत सारा राशन मुफ्त में दे दिया। क्या इतनी घटिया और बदचलन औरत मिली है मुझे? मेरी पीठ पीछे ये सब चल रहा है? हाँ भाई चल, अब अपना गम भूल और दारू पीते हैं। दोनों दारू की दुकान पर जाते हैं। विजय गुस्से और गम में बहुत ज्यादा शराब पी लेता है। ये देखकर प्रभात मन ही मन, मैं तुझे ऐसे ही झूठी बातें बोलकर भड़काता रहूंगा और तू अपने गम में मुझे भी मुफ्त में दारू पिलाता रहेगा और खुद भी डूबता रहेगा। मेरा तो काम बन गया। रात को विजय शराब के नशे में धुत होकर लड़खड़ाते हुए अपने घर के अंदर आकर, कहाँ है मेरी बीवी? बाहर निकालो उसे। अरे विजय, फिर से दारू पी कर आ गया तू। अरे वो किचन में रात का खाना बना रहे हैं। विजय गुस्से में रसोई के अंदर जाता है और काया का हाथ झटके से पकड़ते हुए, आज फिर तू बाजार में एक बूढ़े आदमी से हंस कर बात कर रही थी ना? मेरे दोस्त प्रभात ने मुझे अपनी आंखों से देखकर सब बताया है। सच सच बता, क्या रिश्ता है तेरा उससे? तुम हमेशा अपने उस घटिया दोस्त प्रभात की झूठी बातों में क्यों आ जाते हो? मैं सिर्फ घर के लिए राशन खरीदने वहाँ दुकान पर गई थी और वो भुवन चाचा तो बहुत ही बुजुर्ग है। वो तो मुझे अपनी बेटी की तरह मानकर प्यार से मेरे सर पर आशीर्वाद का हाथ फेर रहे थे। अच्छा, क्या जरूरत है उस बूढ़े को तेरे सिर पर हाथ फेरने की? तू झूठ बोल रही है। विजय गुस्से में अपना आपा खो देता है और काया को मारने पीटने लगता है। काया की रोने की आवाज सुनकर मोहन, सावित्री और उमा दौड़कर रसोई में आते हैं और विजय को पीछे खींचते हुए, विजय, तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आती? अपनी इतनी भली बीवी के बारे में ऐसी नीच बात करते हुए और उस पर हाथ उठाते हुए। विजय गुस्से में अपने कमरे से चला जाता है। तभी सभी लोग भारी मन से रूखा सूखा खाना खा लेते हैं और अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रोहन अपनी माँ से, माँ मैं बाहर गली में बच्चों के साथ थोड़ी देर खेलने जा रहा हूँ। ठीक है बेटा जाओ, पर ज्यादा दूर मत जाना। रोहन घर से बाहर निकलकर गली के कोने पर खेलने लगता है। तभी एक अमीर पड़ोसन आशा अपने घर का बचा हुआ खाना लेकर गली के कोने में कचरे के पास फेंक देती है। तभी वहां से दूसरी पड़ोसन गुजरते हुए, अरे आशा बहन, तुमने ये अच्छा खासा शाही पनीर यहाँ कोने में कचरे में क्यों फेंक दिया? ये तो पाप है भाई। क्या करूँ बहन, कल रात घर पार्टी थी और इतनी सारी शाही पनीर बच गई कि हम सभी लोग नहीं खा पाए। अब घर में रखे रखे खराब हो जाता तो सोचा कि यहीं डाल दो, कोई कुत्ता खा लेगा। हाँ भाई हाँ, अब तुम्हारे यहाँ तो इतना सारा पैसा है, रोज शाही पनीर आता है, तुम्हारे तो मजे हैं। हाँ बहन, मेरे हस्बैंड तो रोज बाजार से महंगा शाही पनीर लेकर आते हैं और हम सबको वो बहुत पसंद है। दोनों औरतें हंसी हुई अपने अपने घरों की तरफ चली जाती है। रोहन दूर खड़ा ये सब देख रहा था। वो देखता है कि एक आवारा कुत्ता उसी पन्नी के पास आकर शाही पनीर को खा रहा है। रोहन दौड़कर वहां आता है और कुत्ते को भगाकर जमीन पर पड़ी एक साफ पन्नी उठाता है। वो अपने हाथों से उस फेंके हुए शाही पनीर को पन्नी में भरकर अपने घर ले आता है। माँ, दादी, चाची, देखो मैं घर में क्या लेकर आया हूँ। मैं सबके लिए शाही पनीर लेकर आया हूँ। क्या शाही पनीर? बेटा तो इतने महंगा शाही पनीर कहाँ से लेकर आया है?
चोरी की है क्या तूने? माँ, मैंने किसी के पैसे नहीं चुराए। वो सामने वाली आशा आंटी ने बहुत सारा शाही पनीर कचरे में फेंक दिया था। वहाँ कुत्ता खा रहा था तो मैंने कुत्ते को भगाकर इसे पन्नी में भर लिया। चाची जल्दी से मुझे थोड़ी सी रोटी दे दो, मैं आज इस शाही पनीर के साथ रोटी खाऊंगा। रोहन की बात सुनकर उमा का दिल दहल जाता है। वो गुस्से और लाचारी में रोहन को जोर से डांटते हुए, ये क्या हरकत है तेरी? ये तो बाहर का फेंका हुआ खराब खाना है और कुत्ते का झूठा किया हुआ खाना तू खाएगा क्या? उमा रोहन के हाथ से वो पन्नी छीनकर बाहर ले जाकर दूर कचरे में फेंक देती है। रोहन जोर जोर से रोते हुए, आप लोग बहुत बुरे हो, मैं बस एक बार शाही पनीर खाना चाहता हूँ, लेकिन आप लोग कभी भी मुझे शाही पनीर नहीं खिलाते हो। रोहन रोता हुआ कोने में बैठ जाता है। काया रोहन के आंसू पोंछते हुए, बेटा रोहन, तू रो मत, तेरी चाची तुझसे वादा करती है, मैं चाहे जो करूं तुझे एक दिन अपने हाथ का बना हुआ असली और ताज़ा शाही पनीर जरूर खिलाऊंगी। अगले दिन काया धनलाल के ढाबे पर पोछा लगा रही होती है। तभी ढाबे पर खाना खा रहा एक मनचला अमीर कस्टमर आया और काया को वो ध्यान से देखता है और उसके पास आकर, अरे भाई, तू इतनी सुंदर और जवान होकर इस छोटे से ढाबे पर गंदा झाड़ू पोछा का काम क्यों करती है? तू चाहे तो मेरे बड़े बंगले में चल, मेरे यहाँ काम कर, मैं तुझे इस पोछे के बदले बहुत सारे पैसे दूंगा। मुझे आपके किसी बंगले में नहीं जाना और मुझे आपके पैसे भी नहीं चाहिए। आप अपनी बकवास बंद कीजिए और यहाँ से जाइए। तभी दूर बेंच पर बैठा विजय का दोस्त प्रभात ये सब देखकर विजय के पास आता है और उसे भड़काते हुए, यार विजय, आज रास्ते में आते समय तेरी बीवी को एक पराई मर्द से बातें करते हुए देखा मैंने। क्या? वो फिर किसी से बात कर रही थी? हाँ भाई, वो जो शाही पनीर के ढाबे पे काम करती है ना, वो वहाँ आने वाले अमीर ग्राहकों को अपने हुस्न के जाल में फंसाती है और उनसे अकेले में हंस हंस के बातें करती है। आज भी वो एक ग्राहक से कह रही थी कि वो उसके बंगले पर आएगी। बस, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है, चल मेरे साथ आज। दोनों शराब की दुकान पर पहुंचकर खूब दारू पीते हैं। विजय नशे में धुत होकर धनलाल के ढाबे पर पहुंचता है और वहां खड़े होकर तमाशा शुरू कर देता है। आ गई तू कुलक्षणी, बाहर निकल। तो यहाँ ग्राहकों से फालतू बात करने आती है या बर्तन धोने आती है? तभी काया बाहर आते हुए, तुम यहाँ क्यों हंगामा कर रहे हो सबके सामने? भगवान के लिए चले जाओ यहाँ से। मैं ऐसा कुछ नहीं करती जैसा तुम सोच रहे हो। नहीं, मैं तुझे आज के बाद इस ढाबे पर काम नहीं करने दूंगा। विजय का ये तमाशा देखकर ढाबे का सेठ धनलाल गुस्सा होते हुए, ए लड़की, तो इसी वक्त मेरा ढाबा छोड़ और यहाँ से रफा दफा हो जा। मुझे अपने इस इज्जतदार ढाबे पर तेरे जैसी काम वाली को बिल्कुल नहीं रखना है, जिसका पति रोज शराब पीकर यहाँ आकर हंगामा करे और मेरी दुकान की बेइज्जती कराए। भाग यहाँ से। धनलाल काया को नौकरी से निकाल देता है। काया और विजय दोनों सड़क पर चलते हुए घर की तरफ आने लगते हैं। मैं तुझे वफादार समझता हूँ और तू पीठ पीछे मेरे साथ गद्दारी कर रही है। मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा तुम्हारा ये घटिया दोस्त प्रभात तुम्हें बताता है। तुम मेरी बात समझते क्यों नहीं हो? तुमने उस बंगले में भी मेरा काम छुड़वा दिया और आज इस ढाबे में भी मेरी नौकरी चली गई। काया रोती हुई घर पर आ जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन गरीबी में बीत जाते हैं। विजय दिन भर शराब पीकर पड़ा रहता है और काया यहाँ वहाँ काम करती रहती है। एक दिन काया ढाबे के सामने से गुजर रही थी, तभी उसकी नज़र उसी धनी लाल के ढाबे के बाहर लगे एक नए बोर्ड पर पड़ती है। बोर्ड पर लिखा है, यहाँ पर एक कुशल शाही पनीर बनाने वाले कुक की तुरंत आवश्यकता है। काया ये पढ़कर ढाबे के अंदर सेठ धनलाल के पास जाकर, सेठ जी, मुझे शाही पनीर बहुत अच्छा बनाना आता है। जब मैं यहाँ पर बर्तन धोती थी तो मैं रोज़ ध्यान से देखती थी कि आपका पुराना कुक कैसे बनाता है, और इससे पहले मैंने एक बड़ी मालकिन के यहाँ भी यूट्यूब से देखकर बहुत ही लाजवाब शाही पनीर बनाया था। मुझे काम पर रख लीजिए। काया, बात तो तेरी ठीक है, पर मुझे कुक की जरूरत भी है, लेकिन तेरा वो शराबी पति फिर यहाँ आकर हंगामा करेगा तो मेरी दुकानदारी खराब हो जाएगी। नहीं सेठ जी, उनको इस बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। मैं ढाबे के पीछे के रास्ते से चोरी से अंदर रसोई में जाकर छुपकर शाही पनीर बना दूंगी और किसी को कानो कान खबर तक नहीं होगी। ठीक है, जा फिर बना ले शाही पनीर। काया खुश होकर तुरंत रसोई में जाती है और पनीर और मसाला मिलाकर शाही पनीर बनाकर सेठ धनलाल के सामने पेश करती है। धनलाल चम्मच से उसे चखते हुए, अरे वाह काया, ये तो वाकई बहुत ही स्वादिष्ट बना है। चल ठीक है, तू आज से ही मेरे ढाबे पर कुक का काम करना शुरू कर दे और सबके लिए शाही पनीर बना। काया पूरे दिन ढाबे की रसोई में रहकर बड़े बड़े कढ़ाइयों में ढेर सारा शाही पनीर बनाती है। शाम को जब काम खत्म होता है, सेठ धनलाल उसे पगार देने लगता है। तब काया, सेठ जी, आप मुझे आज मजदूरी के पैसे मत दीजिए, इन पैसों के बदले मुझे बस एक डिब्बे में थोड़ा सा शाही पनीर दे दीजिए। मेरे घर वाले इसे खाने के लिए बरसों से तरस रहे हैं।
अरे चल ठीक है, तूने आज बहुत अच्छा काम किया है। ये ले एक डिब्बा भरकर शाही पनीर। काया वो शाही पनीर का डिब्बा लेकर ढाबे से बाहर निकलकर मन ही मन, आज मैं अपनी ज़िंदगी में पहली बार अपने पूरे घर वालों और रोहन को अपने हाथ का बना शाही पनीर खिलाऊंगी। तभी रास्ते से एक लड़का अपनी कार चलाकर आते हुए काया को टक्कर मार देता है और नियंत्रण खोकर काया को जोरदार टक्कर मार देता है। काया सड़क पर गिर जाती है और उसके हाथ से छूटकर शाही पनीर का डिब्बा दूर जा गिरता है। तभी कार से अमित निकलकर काया के पास आता है और काया को देखकर, अरे मैडम, आप ठीक तो हैं? आपको कहीं ज़्यादा चोट तो नहीं लगी? मुझे माफ़ कर दीजिए। नहीं, मैं ठीक हूँ। तभी सड़क की दूसरी तरफ विजय चुपचाप खड़ा होकर ये सब अपनी आंखों से देख रहा होता है, कार वाला काया का हाथ पकड़ते हुए। मैडम, मैंने आपको पिछले कई दिनों से देखा है कि आप उस ढाबे पर काम करती हो। आप जैसी खूबसूरत लड़की को ये सब शोभा नहीं देता। यदि आप चाहो तो मुझसे शादी कर लो, मैं आपको अपने बड़े घर में बिल्कुल रानी बनाकर रखूंगा। छोड़ो मेरा हाथ, दोबारा मेरा हाथ पकड़ने की जरूरत भी मत करना, नहीं तो पुलिस के हवाले कर दूंगी। सुन कान खोलकर, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ। मैं उसके प्रति कभी सपनों में भी बेवफाई करने की सोच भी नहीं सकती। अरे मैं जानता हूँ तुम्हारे उस लक्खड़ पति को भी, वही ना जो रोज शराब पीकर तुम्हें जानवरों की तरह मारता पीटता है और भूखा सुलाता है। तुम उसकी खातिर मेरा प्यार और दौलत ठुकरा रही हो। मैं अपने पति के हाथों की जिंदगी भर मार खा लूंगी, भूखी सो जाऊंगी, लेकिन अपने सुहागर अपने पति से कभी बेवफाई नहीं करूंगी। काया गुस्से में वहां से चली जाती है और विजय काया की ये बातें सुनकर मन ही मन, हे भगवान, मैं अपनी देवी जैसी बीवी पर हमेशा शक करता रहा। मेरा वो नीच दोस्त प्रभात मुझे हमेशा गलत और झूठी बातें बताकर भड़काता था ताकि मैं उसे दारू पिलाता रहूं। आज तो मैंने खुद अपनी आंखों से देख लिया कि मेरी पत्नी सचमुच मेरे लिए कितनी वफादार है। काया रोती हुई घर पहुंचती है। विजय भी घर पहुंचता है लेकिन किसी को कुछ नहीं कहता और सो जाता है। अगले दिन विजय सुबह उठकर तैयार होता है और हॉल में आकर मोहन और सावित्री के पांव छूते हुए, बाबूजी, माँ, मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए। मैं आज से मंडी में मेहनत से ईमानदारी का काम करने के लिए जा रहा हूँ। रहने दे विजय, अपनी नौटंकी बंद कर। तू कोई काम वाम नहीं करेगा। तू शाम को फिर वही दारू पीकर घर आएगा और तमाशा करेगा। विजय बिना कुछ बोले सिर झुकाकर घर से बाहर जाता है। उसके जाने के बाद काया, उमा भाभी चलो मैं भी चलती हूँ। काया घर से निकलकर दोबारा सेठ धनलाल के ढाबे पर पहुंचती है और शाही पनीर बनाती है। दोपहर तक ढाबे के सभी ग्राहक उंगलियां चढ़ चढ़कर शाही पनीर खाते हैं और काया के हुनर की तारीफ करते हैं। शाम को काया धनलाल से मजदूरी के पैसे लेकर किराने की दुकान से दाल चावल लेकर घर पहुंचती है और उमा से, भाभी ये लो दाल चावल और खाना बना लो। चाची, आप हमें शाही पनीर तो कभी नहीं खिलाओगी ना? और मुझे तो अब कोई और सादा खाना भी नहीं खाना है। हाँ बेटा रोहन, तेरी बात बिल्कुल सही है। हम लोग ठहरे गरीब लोग, हम भला क्या अच्छा और महंगा खाएंगे? हमारे नसीब में तो बस दाल चावल या सब्जी रोटी ही लिखी है। काया और उमा दोनों रसोई के अंदर जाती है और खाना बनाने लगती है। तभी बाहर हॉल से विजय काया को आवाज देता है। काया और उमा दोनों बाहर आती है और देखती है कि विजय आज पूरी तरह होश में है। विजय एक पैकेट काया के हाथ में थमाते हुए, काया, मैं आज अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल के लिए तुम सबसे हाथ जोड़कर माफी मांगने आया हूँ। काया, ये देखो, आज मैंने दिन भर मंडी में ईमानदारी से बोरी ढोकर पूरे 300 रुपए कमाए हैं और उन्हीं पैसों से मैं ये शाही पनीर बनाने का सामान लेकर आया हूँ। सभी लोग विजय को बड़ी ही हैरानी से देखते हैं। तब विजय, काया, मैं पूरी तरह सुधर गया हूँ। मैं समझ गया हूँ कि मेरी बीवी कितनी पवित्र और देवी है। आज के बाद मैं जिंदगी में कभी दारू को हाथ नहीं लगाऊंगा और दिन रात मेहनत करके कमाऊंगा और तुम लोगों का पूरा खर्चा उठाऊंगा। क्या आप सच बोल रहे हैं? आप सुधर गए? हाँ काया, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। बेटा विजय, आज तूने मेरी छाती चौड़ी कर दी। आज पहली बार तू हमारा सच्चा बेटा बनकर हमें खुशी दे रहा है। उषा और काया खुशी खुशी रसोई में जाते हैं और शाही पनीर बनाना शुरू करते हैं। उषा पनीर के टुकड़ों को काटती है और उन्हें कढ़ाई में डालकर फ्राई करती है। इधर काया लहसुन, प्याज, थोड़े से काजू को पीसकर मसाला तैयार करती है। फिर मसाले को भूनकर टमाटर की प्यूरी डालती है और शाही पनीर तैयार करके ऊपर से हरी धनिया और कसूरी मेथी डालकर तैयार कर देती है। फिर अपने परिवार के सामने परोस देती है। सभी लोग शाही पनीर और रोटी खाकर खुश होते हुए, वाह चाची, सचमुच आपका शाही पनीर कितना ज्यादा अच्छा और ज्यादा टेस्टी बना है। ये तो बहुत मजेदार है। हाँ बेटा, ये पनीर तो मुंह में डालते ही बिल्कुल मक्खन जैसा घुला जा रहा है। मेरी बहू के हाथों में तो जादू है। हाँ बाबूजी, काया ने बहुत ही लाजवाब खाना बनाया है। सब लोग हंसते मुस्कुराते हुए भरपेट शाही पनीर खाते हैं। अगले दिन की सुबह विजय काया को लेकर सेठ धनलाल के यहाँ आता है और सेठ धनलाल से, सेठ जी, मैं आज के बाद आपके ढाबे पर कभी कोई हंगामा नहीं करूंगा।
मैं सुधर गया हूँ। आप मेरी पत्नी को अपने यहाँ कुक के काम पर रख लीजिए। धनलाल काया को काम पर रख लेता है। काया ढाबे पर कुक का काम करती है और विजय मंडी में बोरी ढोने का काम करता है। दोनों मिलकर ईमानदारी से पैसे कमाते हैं और अपने घर का खर्च अच्छे से चलाते हैं। घर की गरीबी दूर होने लगती है और पूरा परिवार खुशी खुशी रहने लगता है।